नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइमलाइन में। आज हम देखेंगे एयरप्लेन ट्रेजेडीज जो पिछले 18 महीनों में हुई है। एजेंडा, हम पहले देखेंगे कौन कौन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइमलाइन। फिर हम देखेंगे इन सब प्लेयर्स की टैक्टिक्स क्या हैं। और फाइनली देखेंगे कि ये कैसे ब्लेम गेम शिफ्ट कर रहे हैं। पहले देखते हैं एंटिटीज। 6 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। पहली है पायलट, दूसरी है एयरलाइन, तीसरी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। पैसेंजर एयरप्लेन्स में दो मेजर प्लेयर्स हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग है यूएस का और एयरबस है यूरोप का। रेगुलेटर, इंडिया में जैसे डीजीसीए है। ग्राउंड स्टाफ, जो कि हैंडल करते हैं मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मूवमेंट। और फाइनली मीडिया। अब देखते हैं टाइमलाइन, पिछले 18 महीने में क्या क्या हुआ है। ये मेजर इवेंट्स हैं। पहला इवेंट जो है वो है 5 जनवरी 2024 को हुआ था अलास्का एयरलाइंस के साथ। तो 5 जनवरी 2024 को अलास्का एयरलाइंस, जो कि 737 मैक्स 9 उड़ा रहा था, उसके साथ इश्यू हुआ था कि डोर प्लग पैनल ब्लो ऑफ हो गया था, बीच हवा में उड़ गया था, जिससे डिप्रेशराइजेशन हुआ था। ये हुआ था पोर्टलैंड ओरेगन के ऊपर, यूएस में। जो समरी एंड सेफ्टी एक्शंस हुए थे वो ये थे कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एफएए जो वहाँ का अथॉरिटी है, उसने उसको ग्राउंड कर दिया मैक्स 9 को। और सेफ्टी बुलेटिन्स और फैक्ट्री ऑडिट्स इशू कराए गए थे, जो कि बोइंग को देने पड़े थे। इसमें shortly after the takeoff on January 5th, a door plug on the Boeing 737 MAX 9 aircraft blew out, causing an uncontrolled decompression of the aircraft. ऑक्सीजन प्रेशराइज करके रखी जाती है, अगर ऐसे डोर उड़ जाता है तो सारी ऑक्सीजन भी उड़ जाती है। The aircraft returned to Portland for an emergency landing. All 171 passengers and 6 crew members survived the accident, with 3 receiving minor injuries. ये हुआ था मिड एयर और ये कॉज कैटेगरी है इंजन स्ट्रक्चरल फेलियर की, जो कि पैनल फेलियर था, मिसिंग बोल्ट्स थे। उसके बाद 13 जनवरी 2024 को ऑल निपॉन एयरवेज, जो कि जापान की एयरलाइन है, वो उड़ा रहे थे 737-800। उसमें इशू हुआ था, कॉकपिट विंडो क्रैक हो गई थी। और ये हुआ था सपोरो चितोसे में, ये जापान में एक लोकेशन है। इसमें सेफ्टी एक्शंस ये हुए थे कि उसको टर्न बैक कराया गया था, वापस मोड़ दिया गया था। जापान इम्प्लीमेंटेड एक्स्ट्रा कॉकपिट विंडो इंस्पेक्शंस। इसमें डिटेल्स देखते हैं क्या हुआ था। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑफ जापान्स ऑल निपॉन एयरवेज 9202T returned to its departure airport on Saturday after a crack was found on the cockpit window of Boeing 737-800 aircraft mid-air, a spokesperson for the airline said. और ये इश्यू था स्ट्रक्चरल, जो कि था विंडो फेलियर। तीसरा इंसिडेंट हुआ था 19 फेब 2024 को। ये यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ हुआ था, यूएस में। तो इश्यू जो उनको फेस करना पड़ा था वो विंग डैमेज था मिड फ्लाइट, रिक्वायरिंग डाइवर्जन। ये सैन फ्रांसिस्को से डेनवर जा रहा था और इसको डाइवर्ट कर दिया गया था बॉस्टन नॉर्थ ईस्ट की तरफ। समरी एंड सेफ्टी एक्शंस, डिवर्जन करना पड़ा था। एफएए इंस्पेक्शन ओवरसाइट इनिशिएटेड, तो इसकी छानबीन की गई थी। और ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन ग्रैब है एक वीडियो से, जो एक बंदे ने खींचा था। ये फेज था मिड एयर में और ये मैकेनिकल और अदर विंग डैमेज कैटेगरी में आता है। चौथा इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च 2024 को। ये भी यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ हुआ था और ये लोग चला रहे थे 737-800। ये इशू फेस जो किया था उन्होंने, इंजन फायर रिस्क पोस्ट फ्लाइट, और ये कांसास नेवर्क के ऊपर हुआ था। Emergency procedures followed, enhanced engine inspections by FAA and airlines on ground post flight. फ्लाइट के बाद ये पता चला था और फायर इंडिकेशंस मिले थे इंजन से। 7 मार्च को फिर से एक इंसिडेंट हुआ, ये भी यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ हुआ और ये था 777-200 में। इशू फेस किया गया था टायर डिटैच ड्यूरिंग टेक ऑफ। टेक ऑफ करते टाइम टायर निकल गया था। लोकेशन थी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कोई इंजरी नहीं थी। एफएए इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टेड गियर सिस्टम इंस्पेक्शंस।
टेक ऑफ के टाइम पे ही टायर निकल गया था तो पता चला था, तो ये मैकेनिकल फेलियर था। फिर मार्च के अंदर ही, हफ्ते भर के अंदर 11 मार्च को लाटाम एयरलाइंस जो चिली में उड़ती है, उनका 7879 ड्रीम लाइनर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। इश्यू जो हुआ था वो नोज डाउन सडन ड्रॉप हुआ था और पैसेंजर इंजरीज इसमें हुई थी। ये जा रहा था सिडनी से ऑकलैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के बीच में। समरी एंड सेफ्टी एक्शंस जो थे, करीब 50 लोग इंजर हुए थे। FAA इश्यूड AD ऑन सीट स्विच मैकेनिज्म, बोइंग सेफ्टी बुलेटिन भी जारी किए गए थे। ये हुआ था मिड एयर में। 21 मई को सिंगापुर एयरलाइंस के साथ असाइनमेंट हुआ था जो 777-300 में हुआ था। इश्यू फेस हुआ था सिवियर टर्बुलेंस कॉजिंग फेटालिटी, तो एक की जान भी गई थी। ये हुआ था म्यांमार के ऊपर और फ्लाइट डाइवर्ट की गई थी बैंकॉक को। 1 फेटालिटी, 104 इंजर्ड। रीजनल अथॉरिटीज एग्जामिन टर्बुलेंस हैंडलिंग, और ये हुआ था मिड एयर में। ये टर्बुलेंस की वजह से हुआ था, मौसम खराब था। 29 दिसंबर को एक मेजर ट्रेजेडी हुई थी जेजू एयर के साथ, जो कि साउथ कोरिया की फ्लाइट है, और ये 737-800 के साथ हुई थी। ये बर्ड स्ट्राइक हुआ था लैंडिंग के टाइम पे, और लैंडिंग गियर फेलियर हुआ था तो बेली लैंड करना पड़ा था। इसके व्हील्स डिप्लॉय नहीं हुए थे, लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हो पाया था। ये मुआन एयरपोर्ट साउथ कोरिया में हुआ था। 179 लोगों की मौत हुई थी और पंख मिले थे दोनों इंजन्स में, और साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था बर्ड डिटेक्शन सिस्टम्स। The crash involved a 15-year-old Boeing 737-800 operated by Jeju Air. The aircraft flying from Bangkok to Muan Airport received a warning from the control tower about a possible bird strike during its first landing attempt. उसके बाद जब सेकेंड लैंडिंग अटेम्प्ट किया, आफ्टर द वार्निंग द पायलट इशूड अ मेडे अलर्ट एंड मेड अनदर अटेम्प्ट टू लैंड। वीडियो फुटेज शोड द प्लेन विद इट्स लैंडिंग गियर रिट्रैक्टेड, मतलब वो डिप्लॉय नहीं हुआ था, वो निकल के नहीं आ पाया था। अटेम्प्टिंग अ बेली लैंडिंग, बेली लैंडिंग जब बिना टायर्स के लैंड किया जाता है फ्लैट सरफेस पे, उसको बेली लैंडिंग कहते हैं। The aircraft skidded along the runway, producing smoke before colliding with a wall at the end of the runway and catching fire. इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जब टायर्स नहीं निकल पाते हैं तो ब्रेक भी नहीं लगाए जा सकते हैं, तो ये स्किड करता रहता है। ये लैंडिंग का टाइम हुआ था और कैटेगरी थी नेचर बर्ड स्ट्राइक की, लेकिन ये हाइड्रोलिक्स फेलियर भी था जो कंट्रोल करता है लैंडिंग एयर डिप्लॉयमेंट का। उसके बाद एक मेजर वाला इस साल हुआ था, एक महीना पहले, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट थी 7878 ड्रीम लाइनर। इसमें ड्यूअल इंजन फेलियर था, क्रैश्ड इनटू अ रेजिडेंशियल एरिया, और ये अहमदाबाद में हुआ था। 241 लोग ऑन बोर्ड थे, 19 लोग ऑन ग्राउंड थे। AAIB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और वो इन्वेस्टिगेट करने साबोटाज और फ्यूल कंटामिनेशन को भी, और 30+ ड्रीम लाइनर्स जो हैं वो भी इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं। ये जस्ट आफ्टर टेक ऑफ था, मतलब 50 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया था, और इसकी कॉज की कैटेगरी जो है अभी अंडर रिव्यू है। 27 जून को एक इंसिडेंट हुआ था जो कि वियतनाम एयरलाइंस के साथ था, लेकिन ये पायलट एरर था। इसमें समझते हैं क्या हुई थी। ये 7879 ड्रीम लाइनर था, ये विंग टिप कोलिजन ड्यूरिंग टैक्सी था, और आप इमेज ग्राफ भी देख सकते हैं। इसमें कोई इंजरी नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन बाय वियतनामी CAA एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी। वियतनाम एयरलाइंस हैज सस्पेंडेड 4 पायलट्स, 4 पायलट सस्पेंड हुए थे, and after 2 of its planes collided at Hanoi's Noi Bai airport on June 27. In a rare but serious safety lapse, 2 Vietnam Airlines aircraft collided on the taxiway, prompting the airline to suspend 4 pilots and initiate a full safety investigation. ये टैक्सी करते टाइम हुआ था और ये ह्यूमन एरर था। उसके बाद इथियोपियन एयरलाइंस के साथ हुआ था 28 जून 2025 को। इसमें कैबिन डिप्रेशराइजेशन हुआ था और पैसेंजर्स फेल इल, वो बीमार पड़ गए। ये हुआ था अन राउट आडिस अबाबा टू मुंबई, फ्लाइट मुंबई आ रही थी आडिस अबाबा से।
इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी मुंबई में, 7 लोगों का ट्रीटमेंट किया था, एक हॉस्पिटलाइज हुआ था। इंडियन अथॉरिटीज इनिशिएटेड फुल इन्वेस्टिगेशन, महीने भर के अंदर ये सेकंड इंसिडेंट थी। Ethiopian Airlines flight headed to Mumbai from Addis Ababa was forced to make an emergency landing in the city at 1:42 रात के 1:42 पे हुआ था ये फ्राइडे को. After cabin depressurization incident occurred mid-air. The incident took place aboard flight ET640 और ये मिड एयर हुआ था. प्रेशराइजेशन सिस्टम फेलियर था. और बहुत ही रिसेंटली 30 जून को स्प्रिंग जापान, जो कि जापानीज एयरलाइन है, उसके 737 ड्रीम लाइनर के साथ एक और इंसिडेंट हुई थी. इसमें सडन कैबिन डिप्रेशराइजेशन हुआ था और रैपिड एल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ था. अगर आप देखेंगे ये पांचवी ऐसी इशू है जो फेस हुई थी, और ये फेज मिड एयर में हमेशा होता है, जहाँ पे ये सडनली 20-30 हजार फीट ड्रॉप करता है. और कई बार इसमें या तो डोर खुल जाता है या फिर कैबिन प्रेशर जो होता है, ऑक्सीजन प्रेशर, वो कम हो जाता है. ये हुआ था ओवर ईस्ट चाइना सी. ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉयड, नो इंजरीज, जापान्स एमएलआईटी लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन. तो अगर आप देखेंगे ये काफ़ी कॉमन है, पिछले 18 महीने के अंदर ही काफ़ी डिप्रेशराइजेशन और रैपिड एल्टीट्यूड ड्रॉप इश्यूज देखे गए हैं, और ये सब बोइंग की फ्लाइट्स थी. बोइंग में ऐसा क्या है जिस वजह से इसके 737 क्रैश होते थे और अब एक 787 भी क्रैश हो चुका है? 737 में एक खास चीज थी जो कि MCAS कहलाई जाती है. The Boeing MCAS, जो कि है Maneuvering Characteristics Augmentation System, is a flight control software function designed to enhance the handling characteristics of the Boeing 737 MAX by automatically adjusting the horizontal stabilizer to lower the nose of the aircraft under specific conditions. उनको ये लगा कि सडनली अगर एक एंगल पे, जिसको एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है, वो बहुत ऊंचा या स्टीप हो जाए, मतलब बहुत ही ऊंची उड़ान पे अगर कोई जा रहा है फ्लाइट, तो उसका बैलेंस करके हॉरिजॉन्टल टेल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेल ऊपर हो जाएगी और नोज नीचे हो जाएगी. जो एंगल ऑफ अटैक होता है, अगर इफ द एंगल राइजेस टू हाई सजेस्टिंग एन अप्रोचिंग स्टॉल, क्योंकि स्टॉल हो जाता है उसमें, सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है, इस वजह से उसमें एक मैकेनिज्म डाला गया था जो हॉरिजॉन्टल टेल को ऊपर कर देगा और नोज को डाउन कर देगा. It was developed to address changes in pitch behavior due to the new engine configuration on the 737 MAX. ये 737 MAX में लगाया गया था और इस ये नए इंजन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लगाया गया था. However, issues with the MCA software were implicated in the Lion Air Flight 610 and Ethiopian Airlines Flight 302 crashes, leading to the grounding of the 737 MAX fleet. दो प्लेन डाउन हुए थे, लायन एयर फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302, और दोनों MCAs की वजह से क्रैश हुए थे. ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 737 मैक्स में लगाया गया था, लेकिन एयर कई प्लेन्स में ये देखा गया है कि सडन लॉस ऑफ एल्टीट्यूड देखा गया, जैसे नोज डाइव होता है. अब टैक्टिक्स, ये प्लेयर क्या करते हैं? पायलट्स का ये होता है टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन, अवॉइड स्केप गोटिंग, एडवोकेट फॉर सिस्टेमिक और डिजाइन फ्लॉज. मतलब प्लेन में अगर कोई इश्यू था तो लोग वो पहले देखते नहीं है, वो पायलट को पहले ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. तो पायलट इस टाइम पे क्या टैक्टिक यूज करते हैं? साइलेंस until initial report is out. Pilots rarely speak early, rely on unions or leaked cockpit audio to emerge first, ताकि पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी. यूनियन या पियर डिफेंस लोग उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, उनके यूनियन. इमोशनल फ्रेमिंग, ह्यूमनाइजिंग क्रू को ह्यूमनाइज किया जाता है. टेक्निकल एक्सपर्ट मीडिया इंटरव्यूज, टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीवी पे आकर के बोलने लगते हैं. विसल ब्लोअर एक्सपोजर इफ लिविंग. तो अगर कोई टेक्निकल इश्यूज थी तो विसल ब्लोअर ने अगर कुछ कहा है तो उसका भी हवाला दिया जाता है. एयरलाइन ज़्यादातर क्या करता है ऐसी सिचुएशंस में, क्या टैक्टिक्स यूज़ करता है? उनको ब्रांड प्रोटेक्ट करना है, उनको शील्ड करना है अपनी लायबिलिटी, जो उनको लॉस आएगा. रिड्यूस रेगुलेटरी पेनल्टीज, पेनल्टीज जो गवर्नमेंट उन पे पेनल्टीज लगाएगी उसको रिड्यूस करना होता है.
ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिर्फ प्लेन उड़ाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से हाथ भी झाड़ना चाहते हैं। इनकी टैक्टिक्स क्या होती हैं? इमीडिएट एम्पैथी प्रेस रिलीज, और ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आवर हार्ट्स गो आउट एंड वी आर फुली कोऑपरेटिंग। थोड़े घंटों के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। विदहोल्डिंग टेक्निकल स्पेकुलेशन, अवॉइड कॉज डिटेल्स, स्ट्रेस नीड फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू डू देयर जॉब, जो कि सही भी है क्योंकि स्पेकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं होता है। फ्रेम एज आइसोलेटेड इवेंट, दिखाना चाहते हैं कि हमारी एयरलाइन के साथ ज़्यादा नहीं होता है। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड। उसके बाद कहते हैं कि यूज कोड शेयर और लीजिंग ऑब्सक्योरिटी, शिफ्ट अटेंशन टू पार्टनर एयरलाइन, एग्जाम्पल लीजिंग फ्रॉम अनदर कैरियर। ब्लेम लास्ट लेग और पायलट स्पेसिफिक बिहेवियर, पायलट बहुत इजी स्केपगोट होते हैं तो एयरलाइन ज़्यादातर पायलट के ऊपर भी डाल सकता है, लेकिन ये आखिर में किया जाता है। हाईलाइट डिविएशन फ्रॉम चेकलिस्ट और अग्रेसिव मनूवर, push internal compliance reviews. We are reviewing our own training maintenance protocols, signals responsibility while avoiding admissions. तो कहते हैं कि हम तो अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और चेक्स हम फॉलो कर रहे हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो ये प्रोडक्ट बनाता है, इनको बचाना है प्रोडक्ट लाइन और इनको मिनिमाइज करना है रिकॉल। अगर इनके प्लेन खराब हैं तो उनको सबको रिकॉल करना पड़ेगा, जिस जिस कंट्री को बेचा है, जिस जिस एयरलाइन को बेचा है, और उसकी फ्री में सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये नहीं चाहते हैं कि वो सब खर्चा होना पड़े। मेंटेन ग्लोबल ट्रस्ट एंड ऑर्डर्स, अगर इनको रिकॉल करना पड़ा तो आगे फ्यूचर में ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लोग ये खरीदना बंद कर देंगे। तो ये क्या करते हैं? पहली स्टेज में कॉर्पोरेट रीअश्योरेंस करते हैं। द एयरक्राफ्ट टाइप हैज फ्लोन सेफली फॉर मिलियंस ऑफ आवर्स। 787 में भी कहा था कि ये पहला क्रैश है, लेकिन काफी सारे इंसिडेंट जैसे आपने देखे हो चुके थे 787 के साथ। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रैश होने ही वाला था। ब्लेम ऑपरेटर, जैसे 787 वाले ब्लेम करेंगे एयर इंडिया को या जेजू एयर को, वैसे ब्लेम करते हैं, ऑपरेटर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैड बीन फॉलोड, नो इंसिडेंट वुड हैव टेकन प्लेस, ऐसे बोलना शुरू करते हैं। डिले फुल ट्रांसपेरेंसी, डिले इंटरनल मेमोज, सिमुलेटर फुटेज, टेक्निकल अलर्ट्स। ऑफर अपडेट फिक्स आफ्टर पब्लिक और लीगल प्रेशर, जैसे प्रेशर होना शुरू होता है वैसे ही कहते हैं हम इसको फ्री में फिक्स कर देंगे, हम पूरा रिकॉल करके सही कर देंगे। सेंड टॉप ब्रास टू टेस्टिफाई फॉर डैमेज कंट्रोल, उसके बाद इनके सीईओज आते हैं और फिर अपनी बकवास करते हैं। रेगुलेटर गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करती हैं, जो कि एयरलाइंस को फॉलो करना होता है। इनका मोटिवेशन ये होता है कि इनको पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना है, इनको इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट अवॉइड करनी होती है और इनको डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप टैक्टिक्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, अवॉइड ग्राउंडिंग अनलेस प्रेशर एस्केलेट्स, issue preliminary bulletins without conclusions, delay changes pending data completeness, announce high level reforms post crisis। ग्राउंड स्टाफ, ये काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी टाइम देखा नहीं जाता है, इनसे बस पूछताछ होती है लेकिन उतनी थॉरो होती है कि नहीं वो चेक करते हैं। इनका मोटिवेशन होता है अवॉइड लीगल और जॉब कॉन्सिक्वेंसेस, स्टे आउट ऑफ मीडिया स्पॉटलाइट, रिमेन साइलेंट, हाइड बिहाइंड प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के पीछे हाइड करते हैं, ऑल चेकलिस्ट वर फॉलोड, ऐसी भाषा बोलते हैं। इफ एट फॉल्ट शिफ्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर, वी फॉलोड आउटडेटेड एसओपीज, ब्लेम करते हैं कि ये तो पुराने प्रोसीजर्स थे। Technical disclosure later in final report, errors are rarely revealed publicly until final black box data is analyzed, तब जाके इनका खेल पता चलता है। If ATC at fault, communicate miscommunication not error, error को ये miscommunication बोल के टालने की कोशिश करते हैं। मीडिया क्या खेल खेलता है? मैक्सिमाइज अटेंशन, ड्राइव प्रेशर, जनरेट इमोशनल कनेक्शन, जो कि सही भी है। इंटेंसिफाई फोकस ऑन फैमिलीज विक्टिम्स, तो ये इंटरव्यूज करते हैं। पुश डिटेल्स अर्ली, जो इनको जल्दी पता चलता है वो शेयर करते हैं। स्पीड ऑफ डिसेंट, फाइनल रेडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस ऑन बोर्ड। डिमांड जस्टिस विया पब्लिक आउटरीच, क्योंकि पब्लिक आउटरीच में होती है तो ये जस्टिस डिमांड करते हैं। इंटरव्यूज विद लॉयर्स, रिलेटिव्स, प्रमोट स्पेकुलेटिव नैरेटिव्स,
and put necessary pressure on regulators and OEMs. It's time Boeing answered for this. ऐसी भाषा यूज करते हैं. देखते हैं ब्लेम गेम. ये स्पेसिफिक है एयर इंडिया फ्लाइट की क्रैश का. उस क्रैश के बाद कैसे नैरेटिव्स बनाए गए उसको हम स्टडी करते हैं. पहले पायलट के ऊपर क्या ब्लेम लगाया गया. तो एक ये बंदा है जो कि फॉर्मर पायलट है. फॉर्मर पायलट सेज डेडली एयर इंडिया प्लेन क्रैश वाज मोस्ट लाइकली ड्यू टू पायलट एरर. जैसे ही फ्लाइट क्रैश हुई उसके थोड़े दिन के अंदर इसको पता भी चल गया कि ये पायलट एरर थी और इसने सीधा ब्लेम पायलट को कर दिया. पायलट पहले होते हैं ब्लेम खाने के लिए. Without all the technical details, he started pointing fingers at the pilots. गार्डियन में आर्टिकल निकला था, एयर इंडिया क्रैश, इन्वेस्टिगेटर्स टू फोकस ऑन प्लेन्स इंजन्स, थ्रस्ट, विंग फ्लैप्स एंड लैंडिंग गियर. विंग फ्लैप्स एंड लैंडिंग गियर ये जिम्मेदारी होती है पायलट को पायलट की कि वो संभाले. इस वजह से वो एंगल इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया था. न साबोटाज, न फ्यूल इश्यूज, ड्यूअल इंजन फेलियर, वो कुछ नहीं देखा गया. सीधा सीधा ये लोग विंग फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की बात करने लगे. What caused the Air India crash? न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी फिरंगी पेपर है. What caused the Air India crash? Experts study videos of the plane's descent. प्लेन का डिसेंट के काफी वीडियोस एनालाइज किए गए थे और ऐसे काफी सारे पायलट सामने आए थे जो कि इनिशियली राइट अवे इन लोगों ने पायलट एरर ब्लेम करना शुरू कर दिया था क्योंकि ये बोइंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. एक और बंदा था, ये बिजनेस लाइन में ये आर्टिकल आया था. एयर इंडिया प्लेन क्रैश, लाइकली को पायलट एरर सेड पॉडकास्टर रायन बोडेनहाइमर. रायन बोडेनहाइमर जो कि 737 चला चुका है और एयरबस चला चुका है. उसने सीधा सीधा कह दिया था कि लाइकली को पायलट एरर, को पायलट के ऊपर ये ब्लेम डालने लगे थे विदाउट इनफ एविडेंस. उसके बाद देखते हैं एयरलाइन के ऊपर क्या क्या ब्लेम्स आए थे. ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में ये आर्टिकल आया था. एयर इंडिया बजट कैरियर reprimanded over delayed repairs and falsified records. फॉल्सिफाई किए थे अपने रिकॉर्ड्स और अपने रिपेयर्स को डिले किया था. ये जी बिजनेस में हमारे इंडिया का ही है. एयर इंडिया प्लेन क्रैश, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन एरर टू ओवरलोडिंग, एक्सपर्ट्स decode theories behind India's worst aviation catastrophe in decades. अगर ये देखा जाए तो जो ओवरलोडिंग होती है वो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि ओवरलोडिंग ना करें. एक्सपर्ट्स डिकोड थियरीज बिहाइंड इंडियाज वर्स्ट एविएशन कैटास्ट्रोफी. टाइम्स ऑफ इंडिया, could be rare dual engine failure or human error. Pilots analyze Boeing 787 Dreamliner crash in Ahmedabad. ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोइंग के ऊपर क्या क्या सवाल उठे थे. एयर इंडिया प्लेन क्रैश, डिड इलेक्ट्रिकल फेलियर और मोर इलेक्ट्रिक B787 cause both engines of AI-171 to fail? Speculation surrounding the AI-171 crash intensify with a focus on potential electrical systems failure. A catastrophe foretold, ये लिखा था फ्रंटलाइन ने. The crumbling confidence in Boeing's Dreamliner. और क्योंकि इतने सारे इश्यूज हो चुके हैं तो इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं रहा है बोइंग पे. Ahmedabad airplane crash, Boeing 7878 Dreamliner has a history of technical issues. ये आर्टिकल आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. Regulator DGCA, Air India Ahmedabad plane crash. DGCA enhances safety audit for Air India's Dreamliner fleet. Reuters ने लिखा, India regulator asks Air India for training data of pilots. हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, एयर इंडिया ऑर्डर टू एम्प अप सेफ्टी चेक्स ऑन बोइंग 787 फ्लीट आफ्टर अहमदाबाद ट्रेजेडी, नो ग्राउंडिंग येट. ग्राउंड स्टाफ काफी क्रिटिकल रोल इनका पता चल रहा है. AI-171 crash probe widens, Ahmedabad airport ground staff quizzed, phones seized, sabotage angle not ruled out. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा कि टर्की डिनाइज सेलेबी लिंक्ड ground staff involved in Air India crash. Experts highlight concerning details. Organizer Weekly,
Air India Boeing Dreamliner crashes in Ahmedabad. Suspected mid-air seas sabotage theories gain ground amid probe. मिड एयर सीज ये भी एंगल एक देखा जा रहा था कि कहीं कोई अंदर से ही किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, तो वो एंगल भी देखा जा रहा था। मीडिया ने क्या किया? मीडिया का आपने काफ़ी कुछ देखा होगा कि कैसे नैरेटिव बनाया गया था। रेसिज्म बहुत देखा गया था। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग कमेंट कर रहे थे टू मच चटनी, ट्रेजेडी टर्न्स टॉक्सिक एज ट्रोल्स टारगेट एयर इंडिया क्रैश ऑन सोशल मीडिया। तो काफ़ी सारे फिरंगी जो थे बहुत बदतमीजी की उन लोगों ने। एक एग्जांपल यहाँ पे है, वाइट रेसिस्ट्स आर मेकिंग रेसिस्ट जोक्स इंडियंस ओवर द मास कैजुअलिटी इन अहमदाबाद प्लेन क्रैश, हॉरिबल पीपल। तो उसने, इस बंदे ने उनके स्क्रीनशॉट्स भी दिए थे। इमेजिन द स्मेल, वाज द पायलट ड्रंक, टू मच चटनी, इंडियंस रोड द सॉफ्टवेयर फॉर एयरक्राफ्ट, द stench was so bad that the system started to malfunction, one less invader machine in the skies, thank god। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसी लगी, आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।